जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर के साथ आप लोग के लिए लाए हैं हम यहाँ पर, हर एक चीज फिगर से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैव प्रक्रम का हम लोग इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की क्या है पूरी संभावना है, ठीक। तो हम लोग जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे पौधा यानी वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं। वैसे पौधे जो भोजन के लिए सड़ी गली चीजें पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो जो सड़ी गली चीजें पर रहती है वह होते हैं मृतजीवी। क्या होते हैं, मृतजीवी, ठीक है। वैसे पौधे जो सड़ी गली भोजन यानी सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, सड़ी गली चीजों पदार्थ से, जो सड़ा गला है उसमें उस पर जाकर मतलब वहां पर रहेंगे, वहां का वो सब खाएंगे पिएंगे, ठीक है, उससे पोषण वो अपना करेंगे। तो वैसे हम लोग जीव को क्या कहते हैं, हम लोग मृतजीवी कहते हैं। वैसे जीव को क्या कहते हैं, मृतजीवी। और वहीं पर हम लोग अगर परजीवी की बात करें, स्वपोषी की बात करें और परपोषी की बात करें, ठीक है, तो स्वपोषी किसे कहते हैं, तो स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं स्वयं बनाते हैं, यानी अपने आप से बनाते हैं, अपने बनाते हैं, वो अपने खुद पे निर्भर रहते हैं। तो वैसे जीव जो अपने पर निर्भर रहते हैं, अपने पर निर्भर रहते हैं, यानी अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपना भोजन, भोजन जो है वो अपना स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। वही में आ जाए हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और उसी में आ जाए हम लोग परपोषी। तो परपोषी किसे कहेंगे, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे पर क्या रहेंगे, आश्रित रहेंगे, किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, ठीक है। तो परपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, किस पर निर्भर रहेंगे, दूसरे पर निर्भर रहेंगे। किस पर रहेंगे निर्भर, दूसरे पर रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं परपोषी। और वैसे ही जीव को हम लोग कहते हैं परजीवी। जो भोजन, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, बाहरी या आंतरिक रूप से, ठीक है, या किसी जीव में बाहरी या आंतरिक रूप में रहकर अपना भोजन बनाते हैं, अपना पोषण करते हैं, ठीक है, अपना पोषण करते हैं, वैसे जीव को हम लोग कहते हैं परजीवी, ठीक है। वैसे जीव जो अपना भोजन या तो बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं, दूसरे जीव पे निर्भर रहकर, उसे हम लोग कहते हैं परजीवी, ठीक है। और लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा कि वैसे जीव जो भोजन सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहकर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग मृतजीवी कहते हैं। कोई दिक्कत, एकदम एक एक क्वेश्चन को रट जाना है पूरा, ठीक है। देखिए, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, MVVI क्वेश्चन है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, क्या सूर्य प्रकाश आवश्यक है, H2O और CO2 यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो हम लोग को एक पढ़ाए हुए हम लोग स्वपोषी, हम पढ़ाए, क्या पढ़ाए थे, स्वपोषी भोजन के लिए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, उसको क्या क्या जरूरी है, तो उसको सब चीज जरूरी है, यानी क्लोरोफिल भी जरूरी है, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो, ठीक है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तो यानी इनमें सभी स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी भोजन के लिए इनमें सभी क्या है, आवश्यक है, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए, सूर्य प्रकाश होनी चाहिए, H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तो यहाँ पर पढ़ लिए हम लोग स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, तो सभी आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन कि छोटी आंत की ग्रंथिया से निकलने वाला रस क्या कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथिया से जो रस निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि छोटी आंत, जैसे छोटी आंत कहाँ होता है, छोटी आंत यहाँ होता है, ये सब क्या है, छोटी आंत है, यह क्या है, छोटी आंत है। तो हमारे आहार नाल में छोटी आंत है कि नहीं है, हमारे आहार नल में छोटी आंत होती है। और छोटी आंत क्या करती है, पित्त और एंजाइम को, तत्वों को क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है, पोषक तत्वों को क्या करता है, अवशोषण करता है। तो छोटी आंत किसे अवशोषण करता है, तो पित्त, छोटी आंत है पित्त और एंजाइम पोषक तत्वों को क्या करता है, अवशोषण करता है। तो हम बता रहे हैं कि छोटी आंत ग्रंथिया से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, आंत्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत्र रस कहते हैं। ये ऑक्सीजन कहेंगे, नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन तो गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, नहीं कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हम लोग को छोटी आंत, हम क्या पढ़ रहे हैं कि छोटी आंत की ग्रंथिया से निकलने वाले रस को हम लोग क्या कहते हैं, आंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत, छोटी आंत समझ रहे, हमारे आहार नल में क्या है, छोटी आंत है, ऐसा ही यही क्या होते हैं, छोटी आंत होते हैं, जो पित्त और एंजाइम पोषक तत्वों को क्या करती है, अवशोषण करती है। और हमारे ही
वहीं पर बड़ी आंत भी होती है, छोटी आंत के बाद क्या होती है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत जो होती है वह क्या करती है, क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है। क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है। और पानी का अवशोषण कर कर मल का निर्माण करते हैं। क्या, किसका निर्माण करते हैं, मल का निर्माण करता है बड़ी आंत। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है। देखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से लेकर 0.04% भी होते हैं। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। लेकिन अगर सवाल में देखो, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI है। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट होते हैं, नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, आर्गन कितने परसेंट होंगे, ठीक है, तो हम लोग को यह भी जानना है कि हमारे वायु जो है, हमारे वायु में बहुत सारे क्या है, गैस है। वायु जो है बहुत सारे गैसों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, जिसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़े कि यह 0.03% से लेकर 0.04% होता है। और वहीं पर नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। लगभग 78% पाया जाता है, लगभग 78% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93 यानी 0.93% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.03% से लेकर 0.04% तक, यानी 0.03% अगर ऑप्शन में आता है तो वो सही होगा। ठीक है, तो ये हम जान गए। ठीक है, कोई दिक्कत, एक एक प्रॉब्लम को हम हल करेंगे एकदम बेसिक तरीका से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता, यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें से क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण जब सूर्य जब पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में कौन से चीज इसमें नहीं होता है, पानी का टूटना नहीं होता है, होता है। CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है। CO2 का उपयोग होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ इसका मुक्त नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन बी, यानी CO2 का मुक्त होना नहीं होता है, CO का मुक्त होना नहीं होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो सुनो, हम पढ़ाए हुए हैं कि अमीबा जो है अपने कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा किसके द्वारा भोजन करता है, तो अमीबा कुटपाद के द्वारा भोजन करता है। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। ठीक है, तो देखेंगे अमीबा कैसे भोजन करता है। तो अमीबा कुटपाद के द्वारा भोजन करता है। कहीं पहले क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर भोजन रखा गया है और यहाँ पर क्या है, अमीबा है। क्या है, अमीबा है। यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर अमीबा। पहले यह भोजन को क्या करता है, पहचानता है। भोजन को क्या करता है, अमीबा अपने भोजन को पहचानता है। भोजन कणों को पहचान लिया, पहचानने के बाद क्या करता है, उसको अमीबा अपना कुटपाद की तरह, क्या कुटपाद को भोजन अपने भोजन राजधानी में ले जाने के लिए क्या करते हैं, फैलाते हैं और उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और भोजन को धीरे धीरे क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ठीक है, यानी भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं अमीबा, तो भोजन अमीबा कुटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। कोई दिक्कत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए नंबर, यानी कुटपाद। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो कुटपाद। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें या इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ता है। इसमें किसके द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ता है, किसके द्वारा ग्रसनी जो है वह ग्रास नली से जुड़ता है। देखो हम लोग यहाँ पर मुख है, हम लोग का यहाँ पर मुख है, और मुख आहार नाल हम जानते हैं, हम लोग आहार नाल के माध्यम से हम लोग भी भोजन करते हैं, पाचन होता है भोजन का। ठीक है, जब मुंह में हम लोग भोजन रखते हैं तो आहार नाल के माध्यम से भोजन का पाचन होता है। और अभी भी जानते हैं आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है आहार नाल की लंबाई, 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की जो लंबाई है 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या करा है कि इसमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ता है। तो किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली को से जुड़ता है, तो ग्रसनी यहाँ पर है, तो ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ता है, तो हम लोग जान सकते हैं इसे निगल के द्वार के द्वारा। किस द्वारा, निगल द्वार के द्वारा। जब मुंह में भोजन हम लोग रखते हैं तो निगलते हैं, फिर अंदर जो ले जाते हैं, तो वही निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी किससे जुड़ता है, ग्रास नली से जुड़ता है। ठीक है, तो राइट द ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगल द्वार। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, VVI क्वेश्चन है। क्या है, VVI क्वेश्चन है। ग्रहणी भाग है,
मुख गुहा का है, अमाशय का है, छोटी आंत का है, बड़ी आंत का है। तो ग्रहणी किसका भाग है? ठीक है, तो ग्रहणी जो है वह छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ठीक है, और ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। ठीक है, ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितनी मीटर होती है? हम ही पढ़ाए हैं। मनुष्य का आहार नाल का यहाँ से लेकर पूरा लंबाई है, मलाशय तक, यहाँ पर जो मलाशय हम लोग मन निकालते हैं यानी गुड्डा तक लंबाई है। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई है, जिसमें भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, तो मनुष्य की आहार नाल की जो लंबाई है वह कितनी है? मनुष्य की आहार नाल की लंबाई है कितनी है? 8 से 10 मीटर। अभी पढ़ा है हम लोग कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट वीवीआई रहेगा, यानी मोस्ट वीवीआई रहेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। राइट द ऑप्शन। ठीक, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग है। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बहुत बच्चे क्या होते हैं, मार देंगे नाक, श्वसन अंग है। नहीं, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। ठीक है, अब उसी में बोल देगा कि ठीक है, मनुष्य, पक्षी और स्तनधारी जितने भी होते हैं, मनुष्य, पक्षी और स्तनधारी, वो किसके मदद से श्वसन अंग, उसका श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़े हैं। और वही में पूछ देंगे मछली और झींगा, उसका क्या है? तो गलफर्रे हैं। क्या है? गलफर्रे हैं, जिसे हम लोग गिल्स, गलफर्रे या कहो गिल्स कहो। ठीक है, यानी गलफर्रे या गिल्स उस श्वसन अंग है मछली। और क्वेश्चन तो पूछ सकता है भाई, यानी यहां से क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का श्वसन अंग तो फेफड़ा है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पक्षी का श्वसन अंग, फिर भी फेफड़ा है। स्तनधारी का श्वसन अंग, फिर भी फेफड़ा है। लेकिन मछली और झींगा का क्या है? गलफड़े और गिल्स। उसी में क्वेश्चन आ जाए केंचुआ का, तो त्वचा। केंचुआ किसके मदद से श्वसन करती है? तो त्वचा। किसके मदद से? त्वचा। मेढक का त्वचा और फेफड़ा दोनों हो सकता है। कीट मकोड़े जो होते हैं वह उसका श्वास नली क्रिया को कहते हैं हम लोग। ठीक है, और अमीबा और पैरामीशियम कोशिका झिल्ली के द्वारा करते हैं। ठीक है, यानी उसका जो श्वसन अंग है कोशिका झिल्ली है। तो हम सभी का पढ़ लिए, यानी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? ठीक, तो स्वपोषी के लिए क्या? क्लोरोफिल जरूरी है, ये तो हम लोग पढ़ाए हैं, बात सही है। स्वपोषी पोषण वैसे वैसे जीव को हम लोग कहते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और स्वयं बनाते हैं तो उसको क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, H2O। जल मतलब क्या? H2O। और सूर्य का प्रकाश, यानी उपयुक्त सभी जो है वह क्या है? स्वपोषी के लिए जरूरी है। ठीक है, उपयुक्त सभी स्वपोषी के लिए क्या है? जरूरी। 13 नंबर क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 3 वेश्म, 4 वेश्म, 2 वेश्म और 5 वेश्म, कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो 4 वेश्म पाए जाते हैं। कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4। तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। कितने वेश्म पाए जाते हैं? कौन कौन सी? दायां बायां दायां निलय, बायां निलय, ये 4 वेश्म पाए जाते हैं। कहाँ? मनुष्य में, यानी मानव हृदय में। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, दायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है ना? 4 वेश्म पाए जाते हैं ना, 4 वेश्म पाए जाते हैं। ठीक है, दायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? कौन सा परजीवी मलेरिया है? तो बउआ, मच्छर जानता है? मच्छर, मच्छर जो है ना मलेरिया परजीवी है। मच्छर कौन सा परजीवी है? मलेरिया। ठीक है, और कौन सा परजीवी, जो सॉरी मलेरिया परजीवी, हाँ, तो प्लाज्मोडियम। और किसके काटने से होता है? सुनो, यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो वो मलेरिया किसके काटने से होता है पता है? मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा परजीवी मलेरिया है? मलेरिया परजीवी है, यानी प्लाज्मोडियम। कौन परजीवी है? प्लाज्मोडियम। ठीक है,
और मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है कि नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। किस परजीवी के कारण मलेरिया होती है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। और परजीवी संक्रमित एवं मादा एनोफिलीज मच्छर कौन से मच्छर काटने से होते हैं? एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होती है। और मानव शरीर में प्रवेश करता है जब वह काटते हैं, जब यह काट लिया और काटने के बाद मानव शरीर में क्या हो गया? प्रवेश कर गया और सबसे पहले क्या करता है? लीवर को प्रभावित करता है और लाल रक्त कोशिकाओं को भी क्या कर देता है? संक्रमित करता है, यानी रोगी बना देता है कि नहीं है? तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या क्वेश्चन पढ़े हैं कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है वह क्या है? मलेरिया परजीवी है। और किसके काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से होता है। और कौन मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो मादा जो नाम है इसका नाम है एनोफिलीज। एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया परजीवी मलेरिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यही है मलेरिया, बच के रहना है और मच्छरदानी लगाकर सोना है। ठीक है, हाँ, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक जो होते हैं, कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? तो बताओ, स्वपोषी पाया जाएगा? नहीं, कवक स्वपोषी नहीं। क्या पाए जाते हैं? मृतजीवी। क्या पाए जाते हैं? मृतजीवी, क्योंकि कवक सड़ी गली पदार्थों से अपना भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी विधि है। ठीक है, राइट ऑप्शन मृतजीवी। अब आगे पढ़ेंगे, समान अनुशीतलन रक्त का दाब कितना होता है? तो अगर समान अनुशीतलन रक्त का दाब हम बोले तो 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। लेकिन याद रहे, सामान्य रक्त का दाब होता है 120/80 होता है कि नहीं होता है? इतना है तो समझो कि इसे समान है। लेकिन अगर प्रकुचन दाब कहें तो 120 होता है। प्रकुचन दाब कितना होता है? 120। और उसी में अनुशीतलन, तो अनुशीतलन कहे तो कितना होता है? 80। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा समान अनुशीतलन। क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार फंस जाता, कितना बचा? समान अनुशीतलन, तो अनुशीतलन कहे तो 80 और प्रकुचन कहे तो 120 और सीधा कहे समान रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करती है? रुधिर का कौन सा अवयव खून को, रक्त को स्त्राव करने में, होने में क्या करती है? रोकती है। तो वह रक्त को स्त्राव होने में कौन रोकता है? प्लेटलेट्स। यह रक्त को, यानी चोट लगता है तो कुछ समय बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। अगर मनुष्य को चोट लग गया, मान के कौशल सर को चोट लग गया और यहाँ से ब्लड बहने लगा, तो कुछ समय बाद अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाता है? ब्लड आना बंद हो जाता है। होता है या नहीं होता है? हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रक्त जब चोट लगता है तो तुरंत प्लेटलेट्स के बाद जाता है क्या? सूचना कि चोट लग गया है, ब्लड बह रहा है। और वह प्लेटलेट्स क्या करता है पता है? रक्त को थक्का बना देता है। क्या बना देता है? यानी जमा देता है, धीरे धीरे क्या करता है? उसको बंद कर देता है। रक्त का कौन सा स्त्राव रक्त को रोकने में मदद करती है और रक्त का थक्का बनाकर प्लेटलेट्स क्या कर देता है? रोक देता है। तो रक्त को रोकने में कौन काम करता है? प्लेटलेट्स। चोट लग गया, संदेश कहां पहुंचेगा? संदेश प्लेटलेट्स के पास। ठीक है, कोई दिक्कत? याद हो गया ना? पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो एक एक चीज याद करना है। इसका क्वेश्चन, इसका एकदम छोटा सा आंसर है। क्या, कहां से स्रावित होगा? अग्नाशय से कि यकृत से कि छोटी आंत से कि इनमें से कोई नहीं? तो पीत रस स्रावित होता है कहां से? छोटी आंत से। अभी हम पढ़ाए हैं पहले ही, पीत रस कहां से स्रावित होता है? छोटी आंत से। ठीक है, और कितना इसका जवाब देगा? अग्नाशय नहीं दिया, छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। अब आगे पढ़ते हैं, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाता है? बताना है तू लोग को। पाइरुवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? क्या कोशिका द्रव कहलाता है? नहीं। क्या केंद्रक कहलाता है? नहीं। अब यहाँ पर तुम लोग को लफड़ा फंस जाएगा, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो पाइरुवेट के विखंडन से अगर टूटता है, पाइरुवेट जब टूटता है, पाइरुवेट जब टूटता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और यह तथा ऊर्जा देता है। ऊर्जा मतलब एटीपी ऊर्जा देता है। यह किसमें, यह क्रिया किसमें होती है? तो यह क्रिया किसमें होती है? हरित लवक में होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन होते हैं?
तो स्वतंत्र के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, एटीपी। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम आसानी से चलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान यानी स्थान, ठीक है, या स्थल निम्नलिखित में से कौन है? यानी कहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन होता है? कहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो क्वेश्चन जब उतना हम पढ़ाए हैं तो इसका जवाब तो अपना से देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन याद रहे बार बार हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा हम पढ़ाए अभी जस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। आगे, सभी हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये तो पढ़ा चुके हैं, क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होंगे। क्यों स्वपोषी होंगे? क्योंकि वह अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, और वैसे पदार्थ को वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी, और जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं मृतजीवी। और परजीवी यानी जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं बाहरी से या आंतरिक रूप से, उसे हम लोग कहते हैं परजीवी। यानी अपने यानी सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कोई दिक्कत? याद रखें, पौधे एक दिन में भोजन तनका नहीं बनाता है जिसको उसको जरूरी है, जितना बहुत बनाता है, बहुत बनाते हैं, इतना बनाता है ना, यानी जितना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा बना लेता है अपना भोजन। क्यों? जिस समय पतझड़ होता है, कैसे पता चलेगा? जिस समय पतझड़ होता है फिर भी पेड़ जिंदा होते हैं। पतझड़ मतलब पूरा पत्ता। अच्छा, पेड़ किसके साथ? पत्तियों की मदद से अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। जब पेड़ में पत्ती ही नहीं रहेगा तो किसके माध्यम से अपना भोजन तैयार करेगा? तो उस समय क्या होता है, इतना भोजन पहले से तैयार किए रहते हैं, इतना भोजन पहले से तैयार किए रहते हैं, और अपने जड़ में रखे हुए रहते हैं भोजन, तना में रखे हुए भोजन। जिस समय पतझड़ होता है वही भोजन क्या क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए पेड़ क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। कोई दिक्कत? आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद यार अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करती है? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा करती है? और पैरामीशियम में। अब देखो, हम कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। और पैरामीशियम किस में पाया जाता है? सिलिया में। और यही में युगलिना किस में पाया जाता है? तो फ्लैगेला में पाया जाता है, या फ्लैजिला में। ठीक है, और सिलिया क्या करता है? इसमें गति और भोजन के लिए पाए जाते हैं सिलिया में। ठीक है, पैरामीशियम किस में पाए जाते हैं? सिलिया में। किसके लिए पाए जाते हैं? गति और भोजन के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है क्या? कुटपाद किस में पाए जाते हैं? तो कुटपाद अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, कुटपाद किस में पाए जाते हैं? अमीबा में। और अमीबा अपना भोजन कुटपाद की मदद से करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 24, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 24, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? MVVI क्वेश्चन। इसमें से बहुत बच्चा भी मारेगा गलती, कितना मार देगा पत्ती, और पत्ती हो जाएगा गलत। पत्ती हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां बोल रहा है कि इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? अंग। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन? हरित लवक। भाई अंग कहता प्रकाश संश्लेषी अंग है तो होता पत्ती। अगर प्रकाश संश्लेषी अंग के बात कहें तब होगा पत्ती, लेकिन अगर अंग की बात कहे तब होता है हरित लवक। तो पर इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक जो है वह क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? इसका बारे में पूछ नहीं करो, इतना बार पूछ लिया है जो, और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल। और इस बार भी मैट्रिक के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आप लोग को आएगा। कौन सी क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। क्या है? लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। ठीक है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। अब अंडाशय थोड़ी ना है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अंडाशय तो सबसे बड़ी कोशिका है मनुष्य की, है कि नहीं है? तो लीवर जो है वह सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। अग्नाशय तो पूरा
ठीक है। और लीवर जो है या कितना मानव शरीर में लगभग कितना किलो का होता है, 1.5 किलो का लगभग। अरे और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और भारी आंतरिक ग्रंथि है। उसी में बात करें अग्नाशय की तो यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय है। अगर कहे सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो जाता है लीवर, और लीवर लगभग कितने किलो का होता है, 1.5 किलो के आसपास का। और उसी में क्वेश्चन आ जाए कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय। और अंडाशय तो माना जननांग है, और यह केवल किसमें पाया जाता है, अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, महिलाओं में। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या। ये मछली देख रहे हैं, मछली, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, इसमें 2 प्रकार के क्या होते हैं, कोष्ठक होते हैं। और एक बात बताइए, मछली जो है पानी में, जल में कैसे अपना श्वसन यानी सांस लेते हैं, किसके माध्यम से श्वास लेते हैं, तो गलफर्रे के माध्यम से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। गिल्स के माध्यम से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मछली किससे सांस लेते हैं, तो गिल्स की मदद से। किससे मदद से, गिल्स के द्वारा यानी गलफर्रे के द्वारा। किससे, गलफर्रे, गलफर्रे से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं मछली। कोई दिक्कत है ना? अब मछली में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, 2। राइट द ऑप्शन 2 ए। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? अच्छा, सबके पास ही दांत होगा? दांत नहीं इसका मतलब आप बूढ़ा हो गए। अभी 10th में तो अभी बूढ़ा नहीं, अभी क्या है, बच्चा है। तो हम बता रहे हैं अभी एक वयस्क मनुष्य में कितने 10 दांत होते हैं, कितने वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो दांतों की संख्या होती है 32 यानी 32। 16 को दांत इधर, 16 को दांत इधर। दांत ऐसा ही न रहता है, चिकन चिकन है कि नहीं है? तो एक वयस्क में कितने दांतों की संख्या होती है, 32। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, 28 नंबर क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सब है। रक्त को थक्का बनाने में सहायता देता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसमें कोई शक की बात है नहीं। रक्त को थक्का बनाने में, अभी हम बताएं, रक्त को थक्का बनाने में कौन देता है, रक्त विमाणु, प्लेटलेट्स। चोट लग गया, संकेत पहुंचेगा रक्त को, रक्त पहुंचाएगा, अरे चोट लग गया, चोट लग गया, संकेत पहुंचेगा प्लेटलेट्स के पास, प्लेटलेट्स आएगा तुरंत रक्त को क्या बना देगा, थक्का। और रक्त को जमा कर पता है तुमको क्या कर देगा, रक्त को आना बंद कर देगा। रक्त जो बाहर निकलता है, रक्त प्रवाह को आने क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है रक्त विमाणु, उसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। और रक्त विमाणु आ जाए एग्जाम में तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त को क्या में, वर्णी लवक में कि श्वेत लवक में, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अब आगे 30 नंबर क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन आज का हम पढ़ेंगे और चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट, सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभी कितना गलत मार देता है, कहता पढ़ ही नहीं, तो हम पढ़ा रहे हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। और लगभग लग रहा है चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। और फिर मिलेंगे हम लोग क्या, अगला चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर। और जल्द ही जल्द मैथ का क्लास फिर क्या होने वाला है, शुरू। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।